चलो गुड इवनिंग। क्या पढ़ा था अपन ने? चलो अब बिल्कुल बातें। चलो अब इधर देखना ध्यान से। लास्ट टर्न पे अपन हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे और उसके अंदर रेगुलर ज्योमेट्री को फाइंड आउट कर रहे थे, राइट। सबसे पहले हमने एसपी पढ़ा था और एसपी की जो ज्योमेट्री थी वो कैसी थी? लीनियर और एंगल 180 डिग्री। सेकंड हमने पढ़ा था sp2 ट्राइगोनल प्लेनर और बॉन्ड एंगल था 120। थर्ड हमने पढ़ा था टेट्राहेड्रल और 109.28 मिनट और 6 एंगल थे। ठीक है, यहां तक हम पढ़ चुके थे। अब आज अपन स्टार्ट करने वाले थे sp3d। तो नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है 4 नंबर और इसका नाम है sp3d। अब इसको बिल्कुल ध्यान से समझना। इससे कम से भी कम 7-8 बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है पर्टिकुलर एक हाइब्रिडाइजेशन से और उसका नाम है sp3d। ठीक है, मैं इसको समझा रहा हूं, बीच में कोई नहीं बोलेगा और कानों में बस मेरी ही आवाज जानी चाहिए, इधर उधर की बिल्कुल भी आवाज नहीं जानी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा भी ध्यान हटाओ और चूक जाओगे इसके अंदर। चलो अपन स्टार्ट करते हैं sp3d। और sp3d अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन दिया हुआ है, आपसे पूछा जाए कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, तो एक तो होगा s, राइट, दूसरा होगा px, फिर होगा py और फिर होगा pz। ठीक है, प्लस। अब यहां पर सबसे बड़ा फैक्टर है कि कौन सा d ऑर्बिटल लिया जाए। लास्ट टर्न पे हमने देखा था कि जो d ऑर्बिटल होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं, राइट। और 5 टाइप्स के डी ऑर्बिटल होते हैं। तो एक तो होता है dxy, एक होता है dyz और एक होता है dxz। एक तो xy, एक yz और एक xz, है ना। और यहां पर जो लोब होती है वो एक्सिस के बीच में होती है और इस टाइप के ऑर्बिटल्स को बोला जाता है बिटवीन द एक्सिस ऑर्बिटल। और दूसरे टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं जहां पर लोब अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट होती है, जैसे ये x मान ले, ये y मान ले, तो ये हो गया dx स्क्वायर y स्क्वायर। और सेकंड dz स्क्वायर, ये मैंने बता दी थी कि लास्ट टर्न पे। और इनको बोला जाता है अलोंग द एक्सिस। अब आज हम ये डिसाइड करेंगे कि जो भी डी ऑर्बिटल हम लेते हैं वो कौन सा लेते हैं। ठीक है, बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और अगर एक बार समझ में आ गया तो मजा आ जाएगा। कैसा भी क्वेश्चन आए, कैसे भी घुमा के क्वेश्चन आए, हम उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया 7-8 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो हो सकता है कुछ ऐसे ही घुमा के दे दे, लैंग्वेज टफ करके दे दे, तो वो भी क्वेश्चन अपने से बन जाना चाहिए अगर हम कंसेप्चुअल इसको पढ़ेंगे तो। ठीक है, चलो लास्ट टाइम पे हमने ये बोला था कि जितने ऑर्बिटल्स होते हैं उतनी लाइंस बनती है ना। जैसे sp है, 2 ऑर्बिटल है, 2 लाइन। sp2 3 ऑर्बिटल, 3 लाइन। sp3 4 ऑर्बिटल, 4 लाइन। sp3d 5 ऑर्बिटल, 5 लाइंस, राइट। चलिए, जैसे अगर एक और बात अपन करें कि आपको मालूम है कि पहले हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू स्ट्रक्चर आया ना। जैसे CH4 का स्ट्रक्चर, पहले मैंने आपको जब CH4 का एक्सप्लेनेशन दिया था तो मैंने क्या बोला था कि CH4 का स्ट्रक्चर ऐसा 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 होता है। अब हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू उस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे, ऐसा बोला था मैंने। अरे हाँ या ना। तो किसी भी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पहले स्ट्रक्चर आता है और स्ट्रक्चर आने के बाद में हम उस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ये स्ट्रक्चर ऐसा ही क्यों बना। ठीक है, चलिए अब यहां पर आपको ये मालूम चल चुका है कि sp3d है, 5 ऑर्बिटल है, मतलब हमें 5 लाइंस को अरेंज करना है। 5 लाइंस को अरेंज करना है। 5 लाइंस को अरेंज करना है तो कैसे अरेंज करेंगे, ये कोई सेंट्रल एटम है p, m मान लो, x मान लो, कुछ भी मान लो। एक लाइन ऊपर, एक लाइन नीचे, राइट। एक लाइन इधर, एक लाइन इधर और एक लाइन इधर, ऐसा स्ट्रक्चर बना। ये 5 लाइंस मैंने अरेंज कर दी। अब ये 5 लाइंस का अरेंजमेंट ऐसा कैसे हुआ, इसको ही हम एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बना है, क्या रीजन है कि ये स्ट्रक्चर बना, क्या रीजन है कि 5 लाइंस को ऐसे ही अरेंज किया।
ठीक, चलो देखते हैं। जैसे हमने लास्ट टर्न पे क्या करा था, लास्ट टर्न पे हम एटम्स को ज्वाइन कर रहे थे, ज्वाइन करने के बाद में हम बता रहे थे कि कैसा स्ट्रक्चर आया, है ना। इसी तरीके से यहां पर भी मैं इनको ज्वाइन कर देता हूं और इसको ज्वाइन करता हूं, तो ज्वाइन करने के बाद आप देखो ये कैसा बना, ट्राइगोनल, ट्राइंगल बना, अरे हाँ या ना। तो ये तो क्या बन गया, ट्राइंगल, ये तो क्या बन गया, ट्राइंगल। अगर आपसे पूछा जाए कि इस शेप का नाम क्या होगा, मैंने 5 लाइंस बनाई ना, 5 लाइंस बनाई, तो आपसे पूछा जाए कि इन 5 लाइंस को अगर हम कंबाइन करके ओवरऑल शेप निकालना चाहें कि इसका नाम क्या होगा, तो हम कैसे देखेंगे। जैसे अपन ने देखा था ना लास्ट टर्न पे, जैसे BCl3 मैंने बनाया था, है ना। अब इनको अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो कैसा शेप आया था, ट्राइंगल, ट्राइंगल। तो इनको ज्वाइन करने के बाद ही तो हमें मालूम चला कि कैसा शेप आया, राइट। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, इन सबको ज्वाइन करके देखेंगे कि इसका शेप का नाम क्या होगा। समझना ध्यान से। जैसे ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है जो मैंने यहां पे ड्रॉ किया, नजर आया। अब एक पोजीशन इसके परपेंडिकुलर है, तो एक पोजीशन इसके परपेंडिकुलर है, एक पोजीशन नीचे परपेंडिकुलर है, तो एक पोजीशन नीचे परपेंडिकुलर है। क्लियर है बात। अब अगर आपसे पूछा जाए इस शेप का नाम क्या होगा, तो आप बोलोगे ट्राइगोनल, ट्राइगोनल, ट्राइंगल, है ना। और अगर ऊपर वाले को आप इन सबके साथ में ज्वाइन करते हो, तो ऊपर पिरामिड जैसा नजर आ रहा है, पिरामिड जैसा नजर आ रहा है। तो ये तो हो गया ट्राइंगल, ये तो क्या हो गया, ट्राइंगल। और ऊपर वाले के साथ इसको ज्वाइन करोगे तो ऊपर क्या बना, पिरामिड। तो एक पिरामिड तो बना ऊपर और एक पिरामिड बना, तो ओवरऑल इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, और इस प्लेन में क्या है, ट्राइंगल। बात आई क्या समझ में, पक्का सबको समझ में आ गई। तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, इस स्ट्रक्चर का नाम है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक। अब हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था कि अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से कैसा शेप बना था, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल, अरे हाँ या ना। तो यहां पर भी ट्राइंगल बन रहा है, बन रहा है। और ये जो ट्राइंगल यहां पर बना है, किसकी वजह से बना है, s प्लस px प्लस py की वजह से बना है। और s प्लस px और py की वजह से बना है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में sp2 बोल देते हैं, sp2 बोल देते हैं। तो ये कैसा बना है, ट्राइंगल, और ट्राइंगल बना है। तो ये तो बात हमें समझ में आ गया कि ये ट्राइंगल किसकी वजह से बना है, sp2 की वजह से, राइट। sp2 में कितने ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल हैं, और 3 ऑर्बिटल है तो लाइंस भी कितनी है, 1 2 3। तो यानी 3 लाइंस तो किसकी वजह से बन गई, sp2 की वजह से। ठीक। अब बात आती है कि एक ऑर्बिटल यहां पर बचा हुआ है pz, कौन सा बचा हुआ है। अब ये जो pz बचा हुआ है, तो इन दोनों लाइंस में से कोई सा भी एक क्या मान ले, pz मान ले, पक्का। तो यहां पर सपोज करो कि मैंने इस ऊपर वाले को क्या कंसीडर किया, pz कंसीडर किया। अब ये जो दूसरी लाइन यहां बन रही है, ये दूसरी लाइन इस ऊपर वाली लाइन से कितने एंगल पर है, स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट है, और स्ट्रेट है तो कितने एंगल पे है, 180। और ये लाइन अगर इसके साथ 180 डिग्री पे है, तो मतलब ये हुआ कि आपको इस pz के साथ में एक d ऑर्बिटल को कंबाइन कराना है, और ऐसा d ऑर्बिटल कंबाइन कराना है जो इस pz के साथ में 180 डिग्री पर कंबाइन हो सके। और उनमें से देख के बताओ कि कौन सा d ऑर्बिटल होगा जो 180 डिग्री पर कंबाइन हो सकेगा, कौन सा। क्योंकि pz है और pz है, तो मान लीजिए z एक्सिस ये है और z एक्सिस ये है, तो दूसरा ऑर्बिटल 180 पे कब कंबाइन होगा, जब इसके सेम एक्सिस पे आएगा। और सेम एक्सिस पे इन पांचों में से एक ही ऑर्बिटल आ सकता है, वो कौन, dz²। यानी यहां पर जो d ऑर्बिटल काम में लिया जाएगा, उस d ऑर्बिटल का नाम होगा dz²। बात आई समझ में, पक्का, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली चल रहे हैं अपन, एक एक पॉइंट स्ट्रक्चर का एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये dz² का क्वेश्चन ही कई बार पूछा जा चुका है, अभी करेंगे ना अपन क्वेश्चन तो उसमें नजर आएगा। यानी यहां पर जो d ऑर्बिटल यूज हुआ है, वो यूज हुआ है dz²। क्लियर। चलिए अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। जैसे आपको मालूम है कि ये कौन है, ट्राइंगल है,
है ना। ट्राइंगल है तो अगर आपसे पूछा जाए ये एंगल कितना होगा तो आप बोलोगे 120, राइट। ये एंगल कितना होगा 120, ये एंगल कितना होगा 120। क्लियर, पक्का, क्योंकि ट्राइंगल है तो 120 होगा। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये जो ट्राइंगल बना है ये कौन से प्लेन में बना है। सर ट्राइंगल के अंदर हमने एक तो एस लिया है, एक पी एक्स लिया है, एक पी वाई लिया है, इसका मतलब एक्स और वाई लिया है, तो ये ट्राइंगल कौन से प्लेन में बना, एक्स वाई प्लेन में। ट्राइंगल कौन से प्लेन में बना। और अगर ये ट्राइंगल एक्स वाई प्लेन में बना है तो इसका मतलब ट्राइंगल कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है। और एक्स वाई प्लेन के ये जेड कहां पर होगा, कितने एंगल पे होगा, 90 डिग्री पे होगा। यानी ये जो एक्सिस बनी है जेड, ये जो पोजीशन है ये इससे कितने एंगल पे होगी, 90 डिग्री पर। ऊपर वाली भी 90 डिग्री पर होगी, नीचे वाली भी 90 डिग्री पर होगी। बात आई समझ में। अब अगर इस स्ट्रक्चर को देख के आपसे पूछा जाए कि यहां पर 120 डिग्री के कितने एंगल होंगे, कितने एंगल होंगे, 3 एंगल होंगे। सामने नजर आ रहा है 1 2 3, तो 120 डिग्री के यहां पर एंगल हो गए 3, राइट। अगर आपसे पूछा जाए 90 डिग्री के कितने होंगे, है? ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है, ठीक है। मैंने अभी बताया कि ये पोजीशन इसके कैसा है, परपेंडिकुलर है। एक पोजीशन नीचे है, राइट। अब आपसे पूछा है कि 90 डिग्री के कितने एंगल होंगे, तो आप बोलोगे सर 1 2 3, 3 तो ऊपर और 3 ही नीचे। बात आई समझ में। तो अगर 90 डिग्री के एंगल पूछा जाए तो 90 डिग्री के एंगल होंगे यहां पर टोटल 6। 3 एंगल तो हो गए ऊपर और 3 एंगल हो गए नीचे। क्लियर है बात। तो 90 डिग्री के यहां पर कितने एंगल हो गए, 6 एंगल हो गए, ठीक है। और अगर पूछा जाए 180 का तो 180 का होगा ओनली 1। क्लियर है बात। अब यहां पर आप ध्यान से देखो तो आपको, जैसे अभी तक हमने जितने भी केस पढ़े थे लाइक एसपी, sp2, sp3, तो वहां पर हम ये बोल रहे थे कि सभी बॉन्ड लेंथ एक जैसी है। लेकिन यहां पर जो बॉन्ड लेंथ है वो डिफरेंट आएगी। कैसी आएगी, डिफरेंट। क्यों आएगी उसको भी अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये जो ऊपर और नीचे वाली पोजीशन है जो pz और dz स्क्वायर की वजह से बनी है, जो pz और dz स्क्वायर की वजह से बनी है, अरे बनी है ना। तो ये ऊपर और नीचे वाली पोजीशन जो pz और dz स्क्वायर की वजह से बनी है, इस पोजीशन का नाम होता है एक्सियल पोजीशन। क्या नाम होता है इसका, एक्सियल पोजीशन। तो मैं यहां पे इसको मेंशन कर देता हूं कि इसका नाम है एक्सियल पोजीशन, राइट। और ये वाली जो पोजीशन है जो 120 डिग्री पर है, इसका नाम होता है इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या नाम होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक। और एक्सियल पोजीशन पे अगर आपसे पूछा जाए इस बॉन्ड लेंथ का नाम क्या होगा, तो हम बोलेंगे एक्सियल बॉन्ड लेंथ। क्या नाम होगा इसका, एक्सियल बॉन्ड लेंथ। और इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो बॉन्ड बना है उसका नाम होगा इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। क्या नाम होगा, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ, ठीक है। अब अगर हमसे पूछा जाए कि एक्सियल बॉन्ड लेंथ और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ में कौन सी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, कौन सी बॉन्ड लेंथ कम होगी, तो सुनना ध्यान से। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन होता है जो हम बचपन में पढ़ते हैं, एंगल और लेंथ का रिलेशन। एंगल और लेंथ का रिलेशन क्या होता है कि जो बॉन्ड एंगल होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। एंगल और लेंथ दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। अब जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है कि अगर एक्सियल पोजीशन की हम बात करते हैं तो एक्सियल पोजीशन कितने एंगल पे है, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। और इक्वेटोरियल पोजीशन 120 डिग्री पे। एक्सियल पोजीशन है 90 डिग्री पे, इक्वेटोरियल पोजीशन है 120 डिग्री पर। 90 डिग्री कम होगा या 120 डिग्री, और 90 डिग्री कम होगा तो बॉन्ड एंगल कम होगा, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, और बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। तो अगर पूछा जाए एक्सियल बॉन्ड लेंथ और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ में कौन ज्यादा कौन कम, कौन सी ज्यादा कौन सी कम, तो एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। बात आई क्या समझ में।
पक्का? किसके बेस पर एक्सप्लेन किया हमने? एंगल के बेस पर। अब यहां से एक बहुत हिट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है? वाई PCl5 is dissociate into PCl3 plus Cl2, राइट? अब इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन क्या आएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। PCl5 का अगर आपसे पूछा जाए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? सेंट्रल एटम फास्फोरस है ना, 5 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ साइड एटम 5, 5 + 5 10 डिवाइड बाई कितना आया? 5। 5 का मतलब sp3d। अब अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो इन क्लोरीन को मैं कैसे अटैच करूंगा? यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर। अब जैसे ही मैंने ये शेप बनाया तो इस शेप का नाम होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। दो टाइप की बॉन्ड लेंथ प्रेजेंट होगी, एक तो होगी एक्सियल और एक होगी इक्वेटोरियल। आपको यह मालूम है एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा है या कम है? और एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ। और जैसे ही डिसोसिएट की बात आती है तो जैसे ही इसको थोड़ा सा टेम्परेचर मिलेगा, मिलने पर सबसे पहले वो बॉन्ड ब्रेक होगा जिसकी स्ट्रेंथ, और किसकी स्ट्रेंथ कम है, एक्सियल की या इक्वेटोरियल की? और एक्सियल की स्ट्रेंथ कम होगी तो सबसे पहले एक्सियल बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा, और एक्सियल बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ तो बचा क्या? PCl3, और यहां पर क्या बन गया? Cl2। और ये जो दो क्लोरीन आए हैं ये कौन से क्लोरीन है? एक्सियल बॉन्ड लेंथ वाले। बात आई क्या समझ में? पक्का? कोई डाउट? श्योर? लिखो। स्ट्रक्चर में XY लेना पड़ेगा आपको, तभी तो अरेंजमेंट बैठेगा। तो अरेंज कैसे करोगे फिर इसको? भाई एक प्रॉपर अरेंजमेंट बिठाना तो आपको ही है। हाँ, एक्सियल बॉन्ड लेंथ का बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा क्योंकि लेंथ ज्यादा होगी। ये ऊपर वाली जो पोजीशन बनी है एक्सियल पोजीशन के अंदर, वो PZ की वजह से बनी है, और नीचे वाली पोजीशन को अगर आपको कंबाइन करना है तो दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री का है। तो PZ के साथ में आपको ऐसा ऑर्बिटल कंसिडर करना है डी में से जो इसके साथ सेम एक्सिस पे कंबाइन हो सके।
इसका जो भी मैंने एक एक पॉइंट तुम्हें समझाया ना, एज इट इज घर पे जाके पढ़ना इसको, ठीक है ना छोरी? है, हाँ बनाया। नहीं, अभी इसने भी यही पूछा था। इसने भी यही पूछा था, नहीं ले सकते? ठीक सर, वो कॉम्बिनेशन ही नहीं होगा ना, कॉम्बिनेशन करना ही हमें ही है। चलो डन। अबे इतना सा लिखने में कितना टाइम लग रहा है तुम्हें? दशहरे का छुट्टी नहीं होता। हाँ, ये नॉन प्लेनर है, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल, जो पूरी ज्योमेट्री है वो नॉन प्लेनर है। चलो अब तो लिख लिया होगा यार, इतनी क्या देर लगती है। अरे बातें नहीं यार, फिर वही बात। क्या? हाँ तभी तो छोटा हो गया। आधे घंटे तक है ना यही लिखता रहना। चलो नेक्स्ट देखना अब। 5 नंबर, और 5 नंबर का नाम है sp3d2। ठीक है, अब आप एक चीज को समझो। जैसे हमने sp पढ़ा तो हमने बोला s प्लस पी एक्स, राइट। sp2 पढ़ा तो s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई, तो पहले वाला कॉमन चला। आगे हम बढ़े sp3 तो px प्लस पी वाई प्लस पी जेड, तो px और पी वाई कॉमन चला। आगे हम बढ़े तो s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड, नेक्स्ट कौन सा आया? dz स्क्वायर। dz स्क्वायर, अब dz स्क्वायर आया तो ये तो पूरा का पूरा वही कॉम्बिनेशन चलेगा।
वही कॉम्बिनेशन चलेगा और एक नया ऑर्बिटल यहां पर ऐड होगा, राइट। चलो, तो अगर sp3d2 के अंदर हमसे पूछा जाए कि कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, तो हम बोलेंगे s प्लस px प्लस py प्लस pz और प्लस dz स्क्वायर, राइट। अब यहां पर एक d आएगा, एक d आएगा यहां पर, ठीक है, क्या आएगा, d आएगा। अब d कौन सा आएगा ये देखने वाली बात है, ठीक है। ये तो पूरा का वही कॉम्बिनेशन है जो हमने sp3d के अंदर देखा था, एज इट इज वही कॉम्बिनेशन है, लेकिन एक d मिसिंग है यहां पर। अब वो d कौन सा आएगा उसको हम समझते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। sp3d2 का सबसे पहले शेप बनाते हैं, है ना। शेप बनाने के बाद में हम एक्सप्लेन करते हैं कि यहां पर कौन सा d आएगा। sp3d2 का शेप होता है इस तरीके का, ये मैंने लाइन को ज्वाइन कर दिया है पहले ही। इसको क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, स्क्वायर। ये क्या होगा, स्क्वायर, ठीक है। और एक पोजीशन ऊपर एक पोजीशन नीचे, ठीक है। अब अगर इसका नाम हमें मालूम करना हो तो कैसे मालूम करेंगे, ये सेंटर में तो क्या हो गया, स्क्वायर। यहां पे तो ये क्या हो गया, स्क्वायर। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना स्क्वायर को, ये ऐसा तो क्या हो गया, स्क्वायर, ठीक है। 4 लाइंस तो क्या हो गई स्क्वायर की, है ना। और अच्छा sp3d2 है, और sp3d2 है तो टोटल कितने ऑर्बिटल हुए, 6 हुए, और 6 हुए तो आपको कितनी लाइंस बनानी है, 6 लाइन बनानी है, तो 1 2 3 4 5 6 हो गई 6। अब 6 लाइंस होने के बाद में ये मान लीजिए 4 लाइंस तो यहां पर है, एक लाइन इसके परपेंडिकुलर है ऊपर, एक लाइन इसके नीचे परपेंडिकुलर है। तो अगर आप इन चारों लाइंस को ज्वाइन करते हो, तो चारों लाइन को ज्वाइन करोगे तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर, स्क्वायर बन जाएगा। अब ये इस प्लेन में तो क्या बन गया, स्क्वायर बन गया, स्क्वायर। और अगर ऊपर वाले को इनके साथ कंबाइन करोगे तो ऊपर क्या बन गया, पिरामिड बन गया। अरे हाँ या ना। तो इस प्लेन में तो क्या बना, पूरा का पूरा स्क्वायर, एक पिरामिड बना ऊपर, एक पिरामिड बना नीचे। तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, स्क्वायर बाई पिरामिडल। आई बात समझ में। पहले ट्राइगोनल बाई पिरामिडल था, अब क्या हो गया, स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिड। क्लियर है, कोई डाउट। और जैसे ही आगे बढ़ेंगे हम sp3d3 पे आएंगे, मार्कर 5 ही थे क्या एक पेन दे दे। जैसे ही sp3d3 पे आएंगे तो sp3d3 पे आने पर क्या होगा, sp3d में ट्राइंगल था, ट्राइंगल था, अरे हाँ या ना। sp3d2 में क्या हुआ, स्क्वायर, और sp3d3 में आएंगे तो क्या हो जाएगा, पेंटागन। क्या हो जाएगा, पेंटागन। बात आई समझ में। sp3d में, sp3d में ट्राइंगल, sp3d2 में स्क्वायर और d3 में पेंटागन। क्लियर। और सभी में ऊपर और नीचे वाली पोजीशन कॉमन है, तो सभी में बाई पिरामिडल कॉमन होगा, तो इसका नाम क्या होगा, स्क्वायर बाई पिरामिडल। और अगर sp3d3 में आए तो उसका नाम क्या होगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। क्लियर है, कोई डाउट, श्योर। चलो sp3d ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, d2 स्क्वायर बाई पिरामिडल, और d3 पेंटागोनल बाई पिरामिडल। चलो, तो ये तो कौन सा है, sp3d2 है। ये मैंने स्क्वायर बनाया, तो स्क्वायर बनाने के बाद में ऊपर और नीचे वाली पोजीशन को कंबाइन करते हैं तो नाम क्या होगा, स्क्वायर बाई पिरामिडल। ठीक है। दिक्कत है क्या तेरे कमर में है, फिर क्या करता है, पीछे मुड़ के क्या करता है, फिर उसकी शक्ल देखता है। उसको देखे बिना रह नहीं सकता, फिर किसको देख रहा था पीछे मुड़ के, किसी को तो देख ही रहा होगा ना। तो फिर क्या कर रहा था पीछे मुड़ के, अभी तूने बोला कमर में कोई दिक्कत नहीं है। चलो इधर देखो,
ये जो शेप बना है इसका नाम हो गया स्क्वायर बाई पिरामिडल, राइट। अब यहां पर भी दो पोजीशन होगी, एक तो ऊपर वाली और नीचे वाली पोजीशन, और इसको बोला जाएगा एक्सियल पोजीशन। और एक्सियल पोजीशन किसकी वजह से बनेगी? ये बनेगी पीजेड और डीजेड स्क्वायर के कॉम्बिनेशन की वजह से, ठीक। अब यहां पर एक्सियल पोजीशन तो ये तो क्लियर हो चुका है, आगे भी हम आगे भी बढ़ेंगे तो आगे भी हम यही पढ़ेंगे कि जो एक्सियल पोजीशन या बाई पिरामिडल पोजीशन है, वो बाई पिरामिडल पोजीशन तो बन गई पीजेड और डीजेड स्क्वायर की वजह से, क्लियर। अब ये दोनों पोजीशन तो इसकी वजह से बन चुकी है, अब बात आती है कि ये चारों पोजीशन किसकी वजह से बनेगी, राइट। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये तो स्क्वायर है, स्क्वायर है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर के बारे में आपसे पूछा जाए कि स्क्वायर कैसी ज्योमेट्री होगी, प्लेनर या नॉन प्लेनर, तो आप बोलोगे कि स्क्वायर प्लेनर होता है। स्क्वायर कैसा होता है? प्लेनर, मालूम है ये बात। अब स्क्वायर प्लेनर होता है तो यहां पर ये जो स्क्वायर बना है ये पूरा का पूरा एक ही प्लेन में होगा, एक ही प्लेन में होगा, पक्का। और अगर पूरा का पूरा एक ही प्लेन में होगा तो आपको यहां पर ऐसा डी ऑर्बिटल लेना है जो एक्स वाई के साथ सेम प्लेन में आए। सुनो सुनो बात को, पहले मैंने जो लाइन बोली है उसको समझो। स्क्वायर आपको यह मालूम चल चुका है कि ऊपर और नीचे वाली पोजीशन एक्सियल है, और ये पीजेड और डीजेड स्क्वायर की वजह से बनी है। स्क्वायर पूरा का पूरा एक सेम प्लेन में होता है, सेम प्लेन में होता है तो सेम प्लेन में हमें 4 लाइंस बनानी है। 3 लाइंस हम डिसाइड कर चुके हैं कि किसकी वजह से बनेगी, एस प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड की, सॉरी एस प्लस पी एक्स प्लस पी वाई की वजह से। अब जो 4 लाइन हम बना रहे हैं वो 4 लाइन इनके साथ सेम ऑर्बिटल में आनी, सेम प्लेन में आना चाहिए। अब सेम प्लेन में आना चाहिए तो सेम प्लेन में कौन सा ऑर्बिटल होगा जो एक्स वाई प्लेन में आएगा? या तो डी एक्स वाई या फिर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट। कौन कौन सा? डी एक्स वाई या फिर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्लियर है बात? कोई डाउट? श्योर। अब बात यह आती है कि दोनों में से कौन सा सेलेक्ट करेंगे, तो अभी मालूम चल जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि स्क्वायर में ये एंगल कितना होगा तो आप बोलोगे 90 डिग्री, राइट। ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। और इस प्लेन के ये ऊपर वाला कहां होगा? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, क्योंकि ये जो स्क्वायर बना है ये कौन से प्लेन में बना है? एक्स वाई प्लेन में। और ऊपर वाली पोजीशन, नीचे वाली पोजीशन कहां होगी? परपेंडिकुलर, यानी कि ये भी कहां पर होगी? 90 डिग्री पर। बात आई समझ में? तो सारे एंगल कौन से हैं? 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो यहां पर ऐसा डी ऑर्बिटल लिया जाए जो, मतलब 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? एक्सिस के अलोंग ही तो होता है भाई। 90 डिग्री से आप क्या समझते हो? मैं बोलता हूं 90 डिग्री इधर है तो आप बोलोगे कि एक्स एक्सिस होगा। मैं बोलता हूं 90 डिग्री इधर है तो आप बोलोगे वाई एक्सिस होगा, राइट। तो यहां पर सभी के सभी एंगल आपको क्लियरली नजर आ रहे हैं कि कैसे हैं, 90 डिग्री। और 90 डिग्री है मतलब एक्सिस करो होगी, क्योंकि 90 डिग्री का मतलब ही क्या होता है? एक्सिस। और 90 डिग्री है, एक्सिस होगी, तो आपको जो डी ऑर्बिटल सेलेक्ट करना है वो अलोंग द एक्सिस वाला सेलेक्ट करना है। और अलोंग द एक्सिस वाला जो ऑर्बिटल होगा वो होगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बात आई समझ में? पक्का? सबको आई क्या? अब अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पर 90 डिग्री के कितने एंगल होंगे? 12 होंगे? पक्का? मजा आ गया यार। चलो देखो इधर, 8 ही होंगे क्या? कौन कौन चिल्ला रहा है यार? ये तुम्हारा पर्सनल मामला है, मैं क्या करूं यार? यारी दोस्ती तुम्हारी है यार। चलो इधर देखो, ये तो था स्क्वायर, ये तो था स्क्वायर।
और इस शेप का नाम है स्क्वायर बाई पिरामिडल। अब स्क्वायर बाई पिरामिडल है तो एक पोजीशन तो ऊपर होगी, एक पोजीशन नीचे होगी, राइट। एक पोजीशन ऊपर होगी, एक पोजीशन नीचे होगी। सबसे पहले यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं कि 90 डिग्री कितने हैं। तो 190, 290, 390, 490। 490 तो इस प्लेन में हो गए। इसके बाद में 590, 690, 790, 890। 890 ऊपर तक हो चुके हैं। फिर यही पोजीशन नीचे होगी तो 9, 10, 11, 12। क्लियर है बात? पक्का? तो यहां पर 90 डिग्री के कितने एंगल हुए? 12। तो यहां पर 90 डिग्री के एंगल हुए 12। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए 180 कितने होंगे, तो एक लाइन तो पूरी की पूरी ये होगी, है ना। ये पूरी की पूरी एक लाइन है, ये पूरी की पूरी एक लाइन है, और ये पूरी की पूरी एक लाइन है, और एक लाइन में एक 180 होता है। तो यहां पर आपको कितनी स्ट्रेट लाइंस नजर आ रही है? 3। इधर बना देता हूं मैं यार, इसमें फिर थोड़ा सा गिच पिच हो जाएगा। एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर है। तो इस लाइन में एक 180 होगा, इस लाइन में भी एक 180 होगा, और इस लाइन में भी एक 180 होगा। तो 180 डिग्री के कितने एंगल होंगे? 3। आई बात समझ में? स्क्वायर बाई पिरामिडल का एक और नाम होता है, और इसका दूसरा नाम होता है ऑक्टाहेड्रल। क्या नाम होता है इसका? ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या होता है, इसको भी बेसिकली समझो, बेसिक से समझा करो। हेड्रल का मतलब क्या होता है? अरे यार, जैसे क्या होता है, एक तो होता है प्लेन। ठीक है, प्लेन का मतलब दो लाइन से मिलके एक प्लेन बनता है। ठीक है, दो लाइन से मिलके एक प्लेन बनता है। और एक होता है फेस। फेस का नाम सुना है? फेस कितनी लाइन से बनता है? 3 लाइन से। कितनी लाइन से? प्लेन तो बनता है 2 लाइन से, और फेस बनता है 3 लाइन से। प्लेन तो बनता है 2 लाइन से, फेस बनता है 3 लाइन से। फेस का मतलब क्या होगा, देखो समझना। जैसे मान लीजिए कि ये स्क्वायर, ये तो स्क्वायर था, है ना। एक पिरामिड ऊपर है और एक पिरामिड नीचे है। ठीक है, अगर मैं इन तीनों लाइन को ज्वाइन करता हूं, 1, 2, 3, तो इन तीनों लाइन को ज्वाइन करते हैं तो इससे बनता है एक फेस। क्या बनता है? एक फेस। ठीक है, ये थोड़ा सा आप आगे पढ़ोगे, फेस वगैरह सॉलिड स्टेट में आता है 12th में। लेकिन बस एक अपन जनरल आइडिया ले रहे हैं कि जैसे मैंने यहां पर नाम लिखा ऑक्टाहेड्रल, तो मैंने ऑक्टाहेड्रल क्यों लिखा? क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि आप इन स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से और बहुत बेसिक से क्लियर करो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो भी वर्ड लिख रहा हूं, जो भी ऑर्बिटल काम में ले रहा हूं, उन सब ऑर्बिटल को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगर क्वेश्चन टफ भी आ जाए तो आप अप्रोच कर सको, इजी आए तो आप कर ही लोगे। ठीक है, चलो। ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या होगा? मैंने आपको बोला है कि 3 लाइंस को आप ज्वाइन करते हो तो उससे बनता है फेस। बनता है फेस, और इस फेस को ही बोला जाता है हेड्रन। फेस का ही नाम क्या होता है? हेड्रल, राइट। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टा का मतलब 8, ऑक्टा का मतलब 8। बात आई समझ में? यानी आपको कितने फेस देखने हैं यहां पर? 8 फेस। 8 फेस, 8 फेस। तो 8 फेस कैसे होंगे? 1, 2, 3, इन 3 लाइंस को ज्वाइन किया, 1, 2, 3, एक फेस बना। 1, 2, 3, 2 फेस बने। 1, 2, 3, 3 फेस बने। 1, 2, 3, 4 फेस बने। तो 4 फेस तो बने ऊपर, और 4 फेस बने नीचे। बात आई क्या समझ में? फेस का मतलब कितनी लाइन ज्वाइन करनी है, और 3 लाइन कौन सी? 1, 2, 3, एक फेस। 1, 2, 3, 2 फेस। 1, 2, 3, 3 फेस। 1, 2, 3, 4 फेस। 4 फेस, पक्का? तो 4 फेस तो हो गए ऊपर, 4 फेस हो गए नीचे। तो टोटल कितने फेस? कितने फेस?
कितने फेस, और 8 फेस का मतलब क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल। बात आई समझ में? पक्का? कोई डाउट? श्योर? हाँ क्या? हाँ बोल सकते हैं ना। चलो इसके बाद में नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन होगा 6 नंबर वाला, इसका नाम होगा sp3d3। अब इसके बारे में आपको सब अपने आप पता चल चुका है। चलो बताओ कौन कौन से ऑर्बिटल पार्ट, s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस पी जेड प्लस डी जेड स्क्वायर। पहले वाले तो सब कॉमन चलेंगे, राइट? अब बात आती है कि नया ऑर्बिटल कौन सा लें। ठीक है, चलो जैसा कि मैंने आपको बोला कि पहले ट्राइंगल बना, फिर स्क्वायर बना, तो अब नेक्स्ट पेंटागन होगा। तो नेक्स्ट मैं यहां पर बनाता हूं पेंटागन। ये पेंटागन, पेंटागन में सेंट्रल में कोई एटम है, इस साइड से इस तरीके से यहां पर मैंने लाइंस बना दी है। ठीक है, और एक ऊपर वाली पोजीशन और एक नीचे वाली पोजीशन, इन पोजीशंस को हम क्या बोलेंगे, एक्सियल पोजीशन, राइट? तो ये ऊपर वाली और नीचे वाली पोजीशन का नाम है एक्सियल पोजीशन। और आपको ये मालूम है कि एक्सियल पोजीशन किसकी वजह से बनती है, पीजेड और डीजेड की वजह से एक्सियल पोजीशन बनती है, राइट? अब ये जो पेंटागन बना है, लाइक ट्राइंगल हमने बनाया था वो भी सेम प्लेन में था, स्क्वायर हमने बनाया वो भी सेम प्लेन में, और पेंटागन ये भी सेम प्लेन में होगा। अब सेम प्लेन में होगा तो आपको ऐसा डी ऑर्बिटल लेना है जो एक्स वाई प्लेन में आ जाए। तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा, डी एक्स वाई। और डी एक्स वाई बचता है तो मैंने यहां पर क्या ले लिया, डी एक्स वाई। बात आई समझ में? पक्का? तो यहां पर हमने जो डी ऑर्बिटल लिया वो लिया डी एक्स वाई ऑर्बिटल, राइट? पहले ट्राइंगल बनाया तो बॉन्ड एंगल था 120, फिर हमने स्क्वायर बनाया तो बॉन्ड एंगल था 90, अब हमने बनाया पेंटागन तो बॉन्ड एंगल होगा 72, 5 नहीं रहे, 72, 360/3, 360/4 और 360/5। बात आई समझ में? क्योंकि एक प्लेन में टोटल एंगल 360 होता है, ट्राइंगल में 3 लाइंस थी इसलिए 120, स्क्वायर में 4 लाइन है इसलिए 90, और पेंटागन में 5 लाइन है इसलिए 72। तो एक 72 यहां पर, एक 72 यहां पर, एक 72 यहां पर, एक 72 यहां पर, और एक 72 यहां पर। और आपको मालूम है कि ये वाली जो एक्सियल पोजीशन होगी वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, और परपेंडिकुलर होगी तो ये वाली जो पोजीशन है ये कितने एंगल पे होगी, 90 डिग्री पर, राइट? अच्छा, इस ज्योमेट्री का नाम क्या होगा, पेंटागोनल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, राइट? अब अगर आपसे पूछा जाए यहां पर 72 डिग्री के कितने एंगल हैं, 5 जो आपको सामने नजर आ रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए 90 डिग्री के कितने हैं, कितने? पक्का? श्योर? मजा आ गया यार। 90 डिग्री के यहां पर कितने एंगल है, तो आपको मालूम है कि नीचे 5 लाइन से, और 5 लाइन से एक ऊपर और एक नीचे, तो ऊपर 5 लाइंस के साथ में अगर अटैच करेंगे तो 590 डिग्री तो ऊपर बनेंगे, 590 डिग्री नीचे बनेंगे, तो 90 डिग्री के टोटल हो गए 10। अगर आपसे पूछे 180, 1, क्योंकि एक ही स्ट्रेट लाइन है, और एक ही स्ट्रेट लाइन है तो 180 कितना होगा, 1। क्लियर है बात? कोई डाउट? श्योर? देखो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसलिए लिया क्योंकि sp3d2 के अंदर जो सभी एंगल आ रहे हैं वो 90 डिग्री के आ रहे हैं, और 90 डिग्री के एंगल आ रहे हैं तो आपको मालूम है कि 90 डिग्री एक प्रॉपर एक्सिस पे होता है। तो आपको जो डी ऑर्बिटल लेना है वो भी एक एक्सिस वाला लेना है। और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्सिस के अलोंग होता है।
dxy इसलिए लिया है क्योंकि एक ही ऑप्शन बचा है, अगर पेंटागोनल है तो सेम प्लेन में होगा। स्क्वायर भी सेम प्लेन में होता है, ट्राइगोनल भी सेम प्लेन में होता है, पेंटागन भी सेम प्लेन में होगा। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है कि इन पांचों को एक प्लेन में रखना है, तो मतलब आपको एक्स वाई प्लेन वाला ही डी ऑर्बिटल लेना है, और आपके पास केवल एक ही ऑप्शन बचा है डी एक्स वाई। हाँ, कह सकते हैं डेकाहेड्रल। वो सब कर लेंगे अपन एग्जाम्पल बाद में। थोड़ा और धीरे लिखा करे ना तू। हम्म। और धीरे लिखा कर, जो अभी तक तो वो एक ही लिखा है। चलो डन। चलो अब आगे ध्यान से सुनना मेरी बात। यार मैं ना बाहर निकालना शुरू कर दूंगा, बाहर निकालूंगा डायरेक्ट ही। चक्कर 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 चक्कर, ये किसके मार रहा है, क्या कर रखा है तुमने क्लास में यार। क्लास का एक डेकोरम होता है।
यहां तक हमने पढ़ा कि अगर हमारे सामने कोई सा भी हाइब्रिडाइजेशन आ जाए, हम उसके अंदर ऑर्बिटल बता देंगे कि कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। sp3 तक कोई दिक्कत नहीं आती है क्योंकि सिंपल होता है px py pz। ठीक है, sp3d में कौन सा d ऑर्बिटल आया? dz स्क्वायर। d2 में dx स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, और d3 के अंदर dxy dx स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। बात क्लियर है? तो ये लाइन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही सही। अब हमने हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ये सब ज्योमेट्रीज देखी है। इन सब ज्योमेट्रीज के अंदर आप एक बात देखिए कि सभी के अंदर बॉन्ड पेयर हैं। सभी के अंदर क्या है? बॉन्ड पेयर है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए यहां पर अगर मैं इसको तो बना लेना सबने, अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पर m कोई सेंट्रल एटम है, m क्या है? सेंट्रल एटम, और m कोई सेंट्रल एटम है, इधर ही बना देता हूं मैं। जैसे मान लीजिए कि स्क्वायर बाई पिरामिडल की बात करते हैं, तो स्क्वायर बाई पिरामिडल जैसे मैंने यहां पे लिखा SF6। क्या लिखा? SF6। अब SF6 का अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो क्या होगा? सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 साइड एटम है, और डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना आया? 6। 6 का मतलब क्या होगा? sp3d2। राइट। अब sp3d2 जैसे ही आपके दिमाग में आया, आप फटाफट से इसकी ज्योमेट्री क्या बोलोगे? स्क्वायर बाई पिरामिडल। राइट। स्क्वायर बाई पिरामिडल बोलोगे तो जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पर स्क्वायर बाई पिरामिडल बनाता हूं, तो मैंने सेंटर में s लिख दिया, है ना। फ्लोरीन कितने हैं? 6, और 6 फ्लोरीन है तो 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, 5 एंड 6। राइट। अब इसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर बाई पिरामिडल। स्क्वायर बाई पिरामिडल बन रहा है। तो अब कभी भी आपके सामने SF6 आए तो आप रेंडमली अरेंज नहीं करोगे, एक प्रॉपर वे में आप उनको अरेंज करोगे ताकि उसका शेप कैसा नजर आए? स्क्वायर बाई पिरामिडल जैसा। बात आई समझ में? अब जैसे मान लीजिए कि मैं कुछ एक और एग्जांपल यहां पे लेता हूं, और एक और एग्जांपल के अंदर बाय द वे लोन पेयर आ जाता है। क्या आ जाता है? लोन पेयर। अभी तक तो सारे के कैसे हैं? बॉन्ड पेयर हैं। सभी के सभी कैसे हैं? बॉन्ड पेयर हैं। बात आ रही है समझ में? अब जैसे मैं यहां पे एक एग्जांपल लेता हूं BrF5। ठीक है, BrF5 का आपसे पूछा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? 6 होगा। ब्रोमीन है 7, साइड एटम 5 डिवाइड बाई 2 कितना आया? 6 का मतलब sp3d2। राइट। लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन 6 है, साइड एटम 5 है, यानी लोन पेयर 1 होगा। अब बात यह आती है कि सर SF6 बन रहा है, इसके अंदर 6 फ्लोरीन है और सभी के सभी सिग्मा बॉन्डेड है, तो हमने इसका स्ट्रक्चर ऐसा ड्रॉ कर दिया। अब अगर BrF5 बनाते हैं तो BrF5 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d2। sp3d2 है तो sp3d2 अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वही हमें क्या बनाना है? स्क्वायर बाई पिरामिडल। अब स्क्वायर बाई पिरामिडल बनाना है तो स्क्वायर बाई पिरामिडल बनाने के लिए मैंने 6 पोजीशन बना दी। अब 6 पोजीशन बनाने के बाद में फ्लोरीन कितने? 5, 1 2 3 4 5। राइट। अब यहां पर ये क्या बचा? लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर। तो ये लोन पेयर यहां पे बचा, तो इस लोन पेयर की पोजीशन क्या होगी? कहां पर रखें इस लोन पेयर को? एक्सियल पे रखें या इक्विटोरियल पे रखें? क्वेश्चन वो नहीं पूछ रहा मैं। भाई अगर लोन पेयर आ जाता है, क्या आ जाता है? तो लोन पेयर आ जाता है तो अभी तक हमने जो सारा खेला पड़ा है वो खेला क्या है? केवल बॉन्ड पेयर का, केवल बॉन्ड पेयर का। लेकिन अगर ये वाला केस आ गया और यहां पर लोन पेयर आ गया, और लोन पेयर आ गया, तो अब हम कैसे बताएंगे कि उसका शेप क्या होगा? बात आई समझ में? तो अभी तक जो भी हमने पूरा खेला पड़ा है वो खेला क्या है? बॉन्ड पेयर का। अब आगे हम पढ़ेंगे कि अगर स्ट्रक्चर के अंदर लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर आने के बाद में उसका शेप कैसा होगा। ठीक है, तो जो मेन बात थी वो यहीं तक ही थी। इसके बाद में तो फिर अपन लोन पेयर लगाते जाएंगे, तुम नाम बताते जाना, अपने आप ही स्ट्रक्चर आता हुआ चलेगा। ठीक है बात? तो
अब हमें यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोन पेयर की पोजीशन को फिक्स करना है, और लोन पेयर की पोजीशन को फिक्स करने के लिए एक और नई थ्योरी पढ़ेंगे, और उस थ्योरी का नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, और शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाता है VSEPR थ्योरी। ठीक है, आप सुनना मेरी बात को ध्यान से। आपको वैलेंस शेल पता है क्या होती है? आउटर मोस्ट शेल। इलेक्ट्रॉन पेयर पता है कि या तो बॉन्ड पेयर होगा या लोन पेयर। रिपल्शन पता है, लेकिन ये थ्योरी, तो ऐसा पहली बार हुआ होगा 17-18 सालों में कि आपको सबका मीनिंग मालूम है लेकिन थ्योरी मालूम नहीं। अब हम थ्योरी मालूम करते हैं कि थ्योरी क्या। चलो इधर देखना, इधर देखना ध्यान से। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूं, इसको बिल्कुल अच्छे से समझना, बहुत छोटी सी थ्योरी है, कुछ खास नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे H2O लिखा, ठीक है। H2O का स्ट्रक्चर अपन बनाते हैं तो H2O के पास में 2 लोन पेयर होते हैं, राइट। अब ये थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है कि 2 टाइप के केस होते हैं, लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ठीक है। ये वाले जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच हैं, इन्होंने तो बॉन्ड बना रखा है ना। इस वाले ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है, इसने भी क्या बना रखा है? बॉन्ड बना रखा है, बॉन्ड बना रखा है। अब इस बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है बॉन्ड में सेंटर में होते हैं, राइट। यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पे होंगे? सेंटर में होंगे, होंगे। और ये जो लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर एटम के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं। लोन पेयर कहां पे प्रेजेंट होते हैं? एटम के ऊपर, राइट। अब अगर लोन पेयर एटम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और एटम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो इसका मतलब एटम के ऊपर बहुत बड़ा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, करते हैं, करते हैं ना। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां पर है, राइट। ये 2 लोन पेयर इसके ऊपर है, इन दोनों के बीच में तो डिस्टेंस अच्छा खासा है, अच्छा खासा डिस्टेंस है। और यहां पर ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कैसा है? बहुत कम है, बहुत कम है। और डिस्टेंस बहुत कम है, और ये बॉन्ड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, मतलब निठल्ले बैठे हुए हैं, और बॉन्ड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, जबकि ये तो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहां पर एक केस निकल के आता है कि लोन पेयर लोन पेयर। अब आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर भी क्या है? इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड पेयर भी क्या है? इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर भी इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर भी इलेक्ट्रॉन है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो यहां पर 3 केस हम पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं लोन पेयर रिपल्शन। लोन पेयर का मतलब इन दोनों के बीच में, राइट। सेकंड केस हम पढ़ते हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, यानी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। और थर्ड केस हम पढ़ते हैं बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इन तीनों में सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन सा होगा, तो हम बोलेंगे लोन पेयर। क्यों होगा? क्योंकि ये पास पास है, स्पेस भी ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और पास पास है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन जितना पास पास होंगे रिपल्शन मैक्सिमम होगा। तो इस केस में लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और लास्ट में कौन होगा? बॉन्ड पेयर क्योंकि बॉन्ड पेयर मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, लोन पेयर सबसे ज्यादा पास में है, और ये मीडियम वाला कॉम्बिनेशन है, बीच वाला कॉम्बिनेशन है। कौन सा? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का। बॉन्ड पेयर क्या होता है समझ में है? समझ में आता है। लोन पेयर क्या होता है समझ में आता है। और अगर इनके बीच में कंपैरिजन करना है तो लोन पेयर रिपल्शन मैक्सिमम होगा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन मिनिमम होगा। आप इस तरीके से भी सोच सकते हो कि अगर बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है, तो बॉन्ड बनेगा ही कब? जब अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा और रिपल्शन मिनिमम होगा, यानी बॉन्ड वाला रिपल्शन जो होगा वो सबसे कम होगा, ठीक है, पक्का। तो VSEPR थ्योरी ये बोलती है, सिंपल सी लाइन, कि अगर
किसी भी स्ट्रक्चर में लोन पेयर आ जाता है, जैसा अभी हमने देखा BRF5 लोन पेयर आया, तो VACPR थ्योरी ये बोलती है कि अगर किसी भी स्ट्रक्चर में लोन पेयर आ जाता है तो लोन पेयर को आपको ऐसी जगह रखना है जहां पर रिपल्शन मिनिमम हो। स्टेटमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू VACPR थ्योरी लोन पेयर ऑक्यूपाई दैट पोजीशन वेयर रिपल्शन इज मिनिमम, राइट। तो ये इस थ्योरी का स्टेटमेंट है, छोटा सा स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट के बाद में हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाते हुए चलेंगे, लोन पेड़ लगाते हुए चलेंगे, और उसके बाद जो भी शेप आपको सामने नजर आएगा, जो भी शेप आप बोलोगे वही उसका नाम लिख देंगे, ठीक है। तो लिखो लाइन किसमें, बस अभी आने वाले हैं इसमें। हाँ 4 होगा ना, क्या वो बनना चाहिए? अरे तो लिखना यार, जो मैं लिखा रहा हूं अभी सब बना दूंगा मैं। पहले हेडिंग लिख लो। लिखो हेडिंग, ऐसा करो पहले ये लिख लो, हेडिंग लिखने के बाद में हाँ बस ये ऐसे लिख लो, फर्स्ट पॉइंट बना के। अरे अभी आ जाएगा, सब आ जाएगा यार, तू बस इतना सा लिख ले, तो 4 ही होगा उसका। इसको बना लो, फर्स्ट पॉइंट करके ये लिख लो, और फिर सेकंड पॉइंट में लिखना लिखो। लिखो अकॉर्डिंग टू VACPR थ्योरी लोन पेयर बात लोन पेयर की चल रही है ना, लोन पेयर ऑक्यूपाई दैट पोजीशन, लोन पेयर ऑक्यूपाई दैट पोजीशन where repulsion is minimum, ठीक है। अब हमने डिफरेंट टाइप के हाइब्रिडाइजेशन पढ़े, लाइक sp sp2 sp3 sp3d sp3d2, तो इनमें वो पोजीशन कौन सी होती है उसके बारे में VACPR थ्योरी बताता है, ठीक है। तो वो पोजीशन हम लिखते हैं, उसके बाद में फिर नेक्स्ट टर्न पे उन पोजीशंस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को फिट करते हुए चलेंगे और टेबल बनाते हुए चलेंगे, और आंसर ऐसे ही आते हुए जाएंगे। चलो देखते हैं, अगर हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp, राइट, या sp2 या sp3, और इसमें लोन पेयर आया, क्या आया, लोन पेयर, तो लोन पेयर को आप कहीं भी लगा सकते हो, कहीं भी, एनीवेयर। एनीवेयर का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए, बातें नहीं जैसे मान लो, सपोज करो कि टेट्राहेड्रल है, ठीक है, टेट्राहेड्रल है, या ट्राइगोनल प्लेनर मान लो, थोड़ा सिंपल ले लेते हैं फिर बाद में टफ करेंगे। ये ट्राइगोनल प्लेनर है, राइट। अच्छा, ट्राइगोनल प्लेनर, प्रॉपर ट्राइगोनल प्लेनर कौन से हाइब्रिडाइजेशन में बनता है? sp2 में बनता है, सबको मालूम है। अगर sp2 के अंदर एक लोन पेयर आ गया, sp2 के अंदर अगर एक लोन पेयर आ गया, तो हमने बोला है कि sp2 में अगर एक लोन पेयर आ गया तो आप तीनों में से किसी भी पोजीशन पे लगा दो, राइट। तो मान लीजिए मैंने इस पोजीशन पे लगाया, किस पोजीशन पे लगाया, इस पोजीशन पे, तो इस पोजीशन पे लगाया, तो जिस पोजीशन पे मैं लोन पेयर को लगाऊंगा, जिस पोजीशन पर मैं लोन पेयर को लगाऊंगा, उस पोजीशन को वहां से रिमूव कर दूंगा, राइट। अब इसका शेप आइडेंटिफाई करना है, कौन सा शेप बनेगा, तो आप बोलोगे ये वी शेप है, बेंट शेप है,
आ रही है बात समझ में? तो कुछ भी नहीं करना होता है इसके अंदर, इस पोजीशन को ध्यान रखना होता है जो VACPR थ्योरी ने दी है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोन पेयर को लगाते हुए चलेंगे। प्रॉपर स्ट्रक्चर हम बना चुके हैं, उसको विजुअलाइज भी कर चुके हैं, बस उसके अंदर लोन पेयर फिट करेंगे, और जिस पोजीशन पे लोन पेयर फिट करेंगे उस पोजीशन से लोन पेयर को हटा देंगे, और सॉरी जो भी बॉन्ड पेयर है उसको हटा देंगे, लोन पेयर को लगा देंगे, और लोन पेयर को लगाने के बाद में जो भी आपके सामने शेप आएगा वही उसका नाम हो जाएगा। देखो बोला ना मैंने, एनीवेयर। जैसे मान लो sp3 है, थोड़ा सा विजुअलाइज कर लेते हैं। sp3 है, अब sp3 है तो टेट्राहेड्रल ऐसा होता है। अब जैसे sp3 में आप कहीं भी लोन पेयर लगा सकते हो, तो जैसे मान लीजिए एक लोन पेयर आया, कहीं भी लगाओ, यहां पे लगाया, क्या बना? पिरामिड, 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 और पिरामिड बना तो इसका नाम क्या हो गया? पिरामिडल। क्लियर है? अगर मान लीजिए दो लोन पेयर आए, कहीं भी लगाओ, वी शेप या बेंड शेप, बात आई समझ में? तो बिल्कुल इजी थ्योरी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक टेबल बनेगी इसके अंदर अच्छी खासी बड़ी सी, उस टेबल के अंदर हम क्या करेंगे? लोन पेड़ लगाते हुए जाएंगे, और जो भी स्ट्रक्चर हमारे सामने आएगा बस एज इट इज उसका नाम लिखते हुए जाएंगे। क्लियर? चलो, अगर sp, sp2, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो लोन पेयर को कहीं पर भी लगाओ, जहां पर लोन पेयर लगाओगे उस पोजीशन को हटाओ, जो भी शेप सामने आए उस शेप का नाम लिख दो। क्लियर है? अगर हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3d, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं पोजीशन ऑफ लोन पेयर, पोजीशन ऑफ लोन पेयर। अगर हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3d, तो sp3d के अंदर दो टाइप की पोजीशन होती है, एक तो होती है इक्वेटोरियल और एक होती है एक्सियल, राइट? तो अगर sp3d हुआ तो आपको लोन पेयर को लगाना है इक्वेटोरियल पोजीशन पे। किस पे लगाना है? इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ठीक है। अगर हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3d2, sp3d2, तो आपको लोन पेयर लगाना है एक्सियल पोजीशन पे। किस पोजीशन पे? एक्सियल पोजीशन पे। वो मैं सब समझा दूंगा कैसे लगाना है, क्या करना है। और अगर हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3d3, बस यहीं तक ही होते हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3d3, तो sp3d3 के अंदर फर्स्ट लोन पेयर तो आएगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे। किस पे आएगा? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। फर्स्ट लोन पेयर किस पे आएगा? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। और अगर दो लोन पेयर हुए तो दोनों लोन पेयर कंबाइंडली किस पे आएंगे? एक्सियल पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे? एक्सियल पोजीशन पे, ठीक है। ये VACPR थ्योरी ऐसा बोलती है। अब ये एक बार लिख लो इसको एज इट इज, एक बार घर से पढ़ना, फिर मैं नेक्स्ट टर्न पे इसको समझाता हूं कि कैसे यूज में लेना है। अभी मैं समझा दूंगा सब। क्या कहना क्या चाहते हो? इसने लाइन ही क्या बोली है? तो सारी पोजीशन एक जैसी है ना, कहीं पे भी लगा देना, एक ही बात रहेगी ना वो तो। अरे होता ही नहीं है sp3d4। अरे एक्सिस कौन सी लाएगा अब उसके अंदर? sp3d4 के अंदर सारी एक्सिस तो खत्म हो चुकी है।